नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, समय अनुसार हम आपको ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रभाव, दोस्तों जो लर्निंग प्रोसेस होती है, अब लर्निंग प्रोसेस अध्यापक के सानिध्य में छात्रों द्वारा की जाती है। अब इस लर्निंग प्रोसेस में जो विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं, जिन्हें हम भौतिक संसाधनों के नाम से जानते हैं, इन्हें भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है, छात्र छात्राओं या शिक्षकों पर ये भौतिक संसाधन किस तरह का प्रभाव डालते हैं, और यह टॉपिक आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष आ रहा है, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आप सब देश के भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं और आप सब छात्र छात्राओं को अच्छे से उन्हें लर्निंग प्रोसेस हेतु सही दिशा में लेकर जाएंगे और अच्छा ज्ञान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। विद्यालय के भौतिक संसाधनों का शिक्षक एवं शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया एवं कार्य क्षमता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस अधिगम प्रक्रिया एवं कार्य क्षमता के प्रभाव को विद्यालय के कुछ भौतिक संसाधनों के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला विद्यालय का भौतिक संसाधन है विद्यालय की स्थिति एवं भवन। विद्यालय की भौतिक सुविधाओं में विद्यालय की स्थिति व विद्यालय भवन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए विद्यालय का आकर्षक वातावरण सबसे प्राथमिक क्रम में होता है, क्योंकि विद्यालय का वातावरण जितना आकर्षक होगा, छात्र और शिक्षक उतने ही प्रभावित होंगे और जो अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, वो अच्छे से चलेगी। और लर्निंग प्रोसेस यदि अच्छे से चलती है तो छात्र छात्राओं को अच्छा ज्ञान मिलेगा और छात्र छात्राओं को अपने फ्यूचर को लेकर अच्छे दिशा निर्देश मिलेंगे, क्योंकि जो छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए विद्यालय भवन निर्धारित है और उस विद्यालय भवन की अच्छी स्थिति है, तो वह छात्र छात्राओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही विद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जहां विद्यार्थी व शिक्षक सुविधा पूर्वक अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सुविधा पूर्वक संलग्न रह सके। दोस्तों, जो विद्यालय भवन होता है, ये विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहां पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए जो आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री है वो उपलब्ध होनी चाहिए, जिनसे छात्र और शिक्षक लगातार लर्निंग प्रोसेस की दिशा में कार्य करते रहें। विद्यालय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त वातावरण युक्त व दुर्घटना से सुरक्षित होना चाहिए। दोस्तों, जो विद्यालय की स्थिति है, उस विद्यालय की स्थिति के अंतर्गत विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां विद्यालय भवन का अच्छा वातावरण हो, जहां पर
छात्र और शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मान लीजिए दोस्तों, विद्यालय ऐसे स्थान पर है जहां पर पास ही कोई कल कारखाना है और वहां से जो कल कारखानों की चिमनियों से आने वाला धुआं है, ये छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो, अच्छा वातावरण प्रदान करता हो और दुर्घटना की दृष्टि से सुरक्षित वो महसूस कराता हो। ऐसे स्थान पर विद्यालय भवन होना चाहिए। विद्यालय शांत प्रिय माहौल में एकांत में हो। दोस्तों, छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर किसी भी तरह का कोई कोलाहल ना हो, जिनसे छात्र छात्राओं और शिक्षकों की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये सही से चल सके और छात्रों को अच्छा ज्ञान मिल सके। कुल मिलाकर विद्यालय की स्थिति और भवन अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अच्छे वातावरण में होना चाहिए और शांत प्रिय माहौल में होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो, जहां पर आसपास ही किसी भी प्रकार की कोई शराब की दुकान ना हो जिनसे कि छात्र छात्रा परेशान हो। तो वहां पर छात्र छात्राओं को यदि अच्छी सुविधाओं युक्त विद्यालय भवन मिलेगा तो छात्र छात्रा अच्छा अधिगम करेंगे, उनकी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चलेगी और वो अच्छा ज्ञान करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। इसी तरह दोस्तों, विद्यालय से रिलेटेड दूसरा भौतिक संसाधन है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्षी वह उपयुक्त स्थान होता है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी विषय से संबंधित चर्चा करते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, वो ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, विद्यालय अच्छे स्थान पर है, लेकिन वहां पर भी जो कक्षा कक्ष है जहां पर छात्र और शिक्षक आपस में अंतः क्रिया करते हैं, संप्रेषण करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, जहां पर लर्निंग प्रोसेस शिक्षक और छात्र के मध्य चलती है, ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए जहां पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों के मध्य अच्छे से संप्रेषण की प्रक्रिया हो सके, अंतः प्रक्रिया हो सके और जो कक्षा कक्ष छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत कर सके। मान लीजिए जैसे विद्यालय भवन है वैसे ही कक्षा कक्ष होना चाहिए, शांत प्रिय माहौल में शांतिपूर्ण कक्षा कक्ष होना चाहिए जहां पर छात्र छात्रा आसानी के साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया संपादित कर सके। अतः ये स्थान पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और प्रकाश व्यवस्था से पूर्ण होना चाहिए, उचित श्यामपट्ट की व्यवस्था वाला एवं सुरक्षित होना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा कक्ष में छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं और ऊपर का छत गिरने वाला हो, ऐसा कक्षा कक्ष नहीं होना चाहिए। यानी कि छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए सुरक्षित कक्षा कक्ष होना चाहिए जहां पर अच्छे प्रकाश की व्यवस्था हो, हवादार खिड़कियां हो, जहां से मान लीजिए लाइट भी चली जाए तो छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा कक्षा कक्ष अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए जिनसे कि छात्र छात्रा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। इसके बाद थर्ड नंबर का भौतिक संसाधन होता है खेल का मैदान। देखिए दोस्तों, जो हमारी अधिगम प्रक्रिया होती है और ये अधिगम प्रक्रिया छात्र और शिक्षक के माध्यम से ही संपन्न होती है, इसमें खेल के मैदान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है।
खेल का मैदान भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव डालता है। तो जो भी विद्यालय हैं उनके आसपास ही खेल का मैदान होना चाहिए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, यदि बालक बालिकाओं का मानसिक विकास अच्छा है तो छात्र छात्राओं का शारीरिक विकास भी अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों, शारीरिक विकास होता है खेलों के माध्यम से, इसलिए विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए। इस हेतु भौतिक संसाधनों के रूप में खेल के मैदान का विशेष महत्व है। इंडोर व आउटडोर खेलों को खेलने व इनके आयोजन हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। दोस्तों, जो खेल होते हैं ये दो प्रकार से खेले जा सकते हैं, इंडोर और आउटडोर। अब विद्यालय में इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए स्थान भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिनसे कि छात्र छात्रा अच्छे से उन खेलों को खेल सके, जिनके माध्यम से छात्र छात्राओं का शारीरिक विकास होता हो। खेलों का प्रशिक्षण देने हेतु कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए, यानी पीटीआई होना चाहिए, जो छात्र छात्राओं को खेलों के महत्व के बारे में बता सके और उचित प्रशिक्षण दे सके। देखिए, जो भी विद्यालय हो वहां पर खेल का मैदान तो होना ही चाहिए, साथ ही एक शिक्षक भी होना चाहिए जो छात्र छात्राओं को खेलों के बारे में बता सके और उनका प्रशिक्षण दे सके, जिनसे कि छात्र छात्राओं का जो ज्ञानात्मक विकास है उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छे से हो सके। और दोस्तों, जो विद्यालय होते हैं इन विद्यालयों से ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं और वही आगे जाकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, 4th नंबर की अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय के भौतिक संसाधनों में है छात्रावास। विद्यालय में प्राय विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों से आते हैं, उनका अधिकांश समय व ऊर्जा आने जाने में ही व्यर्थ हो जाता है। इसका उपयुक्त विकल्प है छात्रावास। छात्रावास में बच्चों के लिए आवश्यक सामान जैसे पलंग, अलमारी, स्कूल टेबल, प्रकाश की व्यवस्था, भोजन की उपयुक्त व्यवस्था, खेल व मनोरंजन के साधनों के साथ ही पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। दोस्तों, जो छात्रावास है ये विद्यालय के पास ही होना चाहिए और वहीं से छात्र स्कूल में जाए, वहां पर अध्ययन करे और रहने के लिए छात्रावास में आ जाए, जिनसे कि उनका समय भी बचे और वो अधिक से अधिक पढ़ सके। और अधिक पढ़ेंगे तो अधिगम होगा और अधिगम होगा तो ज्ञान में वृद्धि होगी। और छात्रावास भी ऐसा ही होना चाहिए जो हवादार हो, प्रकाश युक्त हो, जहां पर भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, मनोरंजन के साधन हो। तो घर जैसी सुविधा छात्रावास में होगी तो छात्र छात्राएं भी शिक्षण के प्रति अच्छा अध्ययन करते हुए, अच्छी लर्निंग प्रोसेस करते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय का भौतिक संसाधन है प्रयोगशाला एवं उपकरण। प्रयोगशाला वह स्थान होता है जहां विद्यार्थी सिद्धांतों का वास्तविक व तथ्य का प्रमाणीकरण करते हैं। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने साइंस ले रखा है या अन्य कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है तो शिक्षक के सानिध्य में छात्र छात्रा क्या करेंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे और वहां पर प्रयोगशाला में जो उपकरण है उनके माध्यम से अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे। अर्थात किसी भी तरह का कोई सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रमाणीकरण वो प्रयोगशालाओं में कर सकते हैं। तो विद्यालयों में प्रयोगशाला और उचित उपकरण होना चाहिए, तभी जाकर छात्र छात्राओं को सैद्धांतिक कार्यों के साथ साथ
प्रायोगिक ज्ञान भी मिलता है। विद्यालय के आधारभूत भौतिक संसाधनों में एक व्यवस्थित प्रयोगशाला का होना नितांत आवश्यक है। प्रयोगशाला होगी तभी जाकर छात्र छात्राओं को अच्छा ज्ञान मिलेगा। जो थ्योरिकल रूप में छात्र पढ़ते हैं उनके बारे में वो प्रामाणिक युक्त ज्ञान तो इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपस में जो भी प्रैक्टिकल है उनके माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से वो अपना नया ज्ञान निर्माण करते हैं। और दोस्तों वहां पर बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता का भी विकास होता है। दोस्तों आप वर्तमान में देख रहे हैं हमारे देश में ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, तो इन सब ने अच्छे प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोगशालाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और वर्तमान में नए नए आविष्कार किए। तो ये सब प्रयोगशालाओं के माध्यम से होता है, इसलिए विद्यालय में प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं वाचनालय। पुस्तकें शैक्षिक क्रियाकलापों का केंद्र है। दोस्तों वर्तमान समय में हम सब आप सब पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं और एक शिक्षक भी पुस्तक के माध्यम से ही छात्र छात्राओं का जो पाठ्यक्रम होता है इस पाठ्यक्रम को सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक पढ़ाता है। तो यहाँ पर विद्यालय में पुस्तकालय होना अति आवश्यक है। एक प्रभावी पुस्तकालय में पाठक न केवल अपने अवकाश का सदुपयोग करता है बल्कि उसका बौद्धिक विकास भी होता है। ऐसी स्थितियां उस पुस्तकालय में निर्मित होनी चाहिए। छात्र छात्राएं अपने अवकाश का सदुपयोग करें और अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करें। आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय में वाचन हेतु पृथक कक्ष होना चाहिए। व्यवस्थित रूप से रखी गई पुस्तकों की पृथक पृथक अलमारियां होनी चाहिए। छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध वायु होनी चाहिए। प्रकाश व जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहां पर? पुस्तकालय में, जहां पर छात्र छात्रा आसानी के साथ पढ़ सके और ज्ञान में वृद्धि कर सके। पुस्तकालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति भी होना अति आवश्यक है, जो पुस्तकालय का मैनेजमेंट संभाल सके। मान लीजिए दोस्तों विद्यालय में पुस्तकालय तो है लेकिन उसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है, तो पुस्तकें धूल झांकती रहेगी और छात्र भी इतना ध्यान नहीं देंगे। और यदि उस विद्यालय में पुस्तकालय है और वहां पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष है तो वो पुस्तकों का सार संभाल करेगा और समय समय पर उनकी सफाई करता हुआ वो छात्र छात्राओं को जो पुस्तक देना है लेना है उसका रिकॉर्ड रख सकेगा अर्थात मैनेजमेंट कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 ऐसे कारक मैंने आपको बताए जो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाला कारक है फर्नीचर। शिक्षार्थियों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में फर्नीचर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्नीचर छात्रों की आयु एवं शारीरिक विकास के अनुरूप निर्मित होने चाहिए। फर्नीचर क्रय करते समय उनके स्तर, किफायत तथा टिकाऊपन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये नहीं आज फर्नीचर खरीदा और 6 महीने बाद ही टूट गया, ऐसा फर्नीचर छात्र छात्राओं के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब छात्र फर्नीचर पर बैठे हों तो गिर जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार की चोट लग जाए। तो यहाँ पर फर्नीचर किफायती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और छात्र छात्राओं की बैठक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। फर्नीचर की ऊंचाई इतनी हो कि बालकों को बैठने खड़े होने में असुविधा न हो। देखिए बालकों का जैसा स्तर है उसी के अनुसार फर्नीचर होना चाहिए। मान लीजिए कक्षा 1 या 2 का छात्र फर्नीचर पर बैठता है
तो कम ऊंचाई वाला फर्नीचर होना चाहिए, और एक कक्षा 10 या 12 का स्टूडेंट फर्नीचर पर बैठता है तो उसके हिसाब से फर्नीचर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रभाव, यानी कि 7 ऐसे भौतिक संसाधन आपको बताए जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विद्यालयों में ये सब भौतिक संसाधन होंगे तो लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी चलेगी और छात्र और शिक्षक अच्छी तरह अंतः क्रिया करते हुए अच्छा अधिगम करेंगे तो वो आगे आपस में अंतः क्रिया करते हुए अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं और अच्छा भविष्य बना सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। देखिए दोस्तों आज भी बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, तो घबराए नहीं। ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको समय रहते ही समझाया। और देखिए शीघ्र ही आपकी परीक्षाएं होने वाली है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।